नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 3 समानता इक्वलिटी और आज उसका लेक्चर नंबर है 11, लेक्चर नंबर 11 और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सोशल जस्टिस या अध्याय 4 सामाजिक न्याय, उसको विस्तार से और विस्तृत में करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने परिचय पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता को समझा, समानता को समझा है, उसी प्रकार से हम सामाजिक न्याय की भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है गुरुजी? आज हम लोग बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें आज हम ये देखेंगे कि जो वंचितों के लिए अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई चलाई गई है वो कहां तक ठीक है, वंचितों की जो स्थिति है वो क्या रही है, जितना किया गया है क्या वो काफी है या कम है, इन सब पे चर्चा आज का लेक्चर हमारा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सकारात्मक कार्रवाई की बात करी थी। अभी तक अगर पूरे इस चैप्टर को एक बार हम 5 मिनट में अगर रिवीजन की सोचें तो अपन क्या सोचते हैं समानता के बारे में? समानता के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था कि एक असमानता है और उस असमानता को दूर करना जरूरी है। समानता का महत्व हम लोगों ने समझा, इंपोर्टेंस क्या है इक्वलिटी की वो हम लोगों ने जाना कि ये समानता जो है वो जरूरी क्यों है। इस समानता का जब महत्व हमें पता चल गया, जब इसकी इंपोर्टेंस हमें पता चल गई कि हाँ साहब ये जो समानता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है और इसलिए हमें समानता को लेकर करके आना है। जब ये बात हम समझ के उसके लिए हमने ये देखा था कि दुनिया में कितनी असमानता है। ये बात हम लोगों ने देखी, कहीं पर 50 जो दुनिया के टॉप जो अमीर लोग हैं वो 50 लाख लोगों की जो जनसंख्या है उनकी पैसों के बराबर है। तो कितनी बड़ी असमानता है कि एक धनराशि सिर्फ 50 लोगों के पास और थोड़ी सी धनराशि 50 लाख लोगों के बीच में बटी हुई है। तो हमने असमानताओं को देखा, अब उन असमानताओं को दूर करना जरूरी था। हम समानता का महत्व समझ चुके थे। फिर हमने जाना कि समानता एक्चुअल में होती क्या है, इक्वलिटी क्या है। तो हमने देखा कि इक्वलिटी सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, परंतु हर स्थिति में सबके साथ एक जैसा बर्ताव या व्यवहार नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि जो हमारी समानता है उसके आयाम कौन से हैं, कौन कौन से आयाम या किस प्रकार की जो समानता है वो हम लोगों को चाहिए। तो हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं, हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, हम आर्थिक समानता की बात करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि हमें राजनीतिक समानता चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए, तब हम जनरली ये कहते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी अधिकार है वो मेरे पास होने चाहिए, जिनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार है। जो राजनीतिक समानता भारत के संविधान ने भारत के सभी लोगों को दी है कि भैया सबको वोट देने का अधिकार है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत लागू कर दिया गया। कोई भी वोट डाले उस वोट का एक ही वैल्यू होगा, उसकी जो मूल्य होगा वो सबका एक जैसा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं राष्ट्रपति वोट डाल रहे हैं तो उनके वोट को 100 काउंट करे जाएंगे और देश का मजदूर वोट डालता तो उसके एक वोट को हम आधा ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं। राजनीतिक समानता स्थापित करेगी। उसके बाद हम बात आते हैं सामाजिक समानताओं पे। राजनीतिक समानता में कहीं पर यह भी था कि जो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जो बाधाएं बनी हुई है उनको दूर कर देना। फिर सामाजिक समानताओं की हम लोगों ने चर्चा करी कि समाज में जिस प्रकार की कुरीतियां, समाज में भेदभाव देखने को मिलता है उसको समाप्त कर करके सबको बराबर की सिचुएशन पे लेकर करके आना। फिर हम आर्थिक असमानता देखते हैं। आर्थिक समानता की बात हम लोगों ने करी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी आनी चाहिए, सबके पास ठीक ठाक धनराशि होनी चाहिए। और फिर आर्थिक समानता में हमने मुख्यतः एक बात ये जानी थी कि अगर आर्थिक समानता कभी भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकती है। कभी भी ये कहो कि मैं भी 1000 कमाऊं, वो भी 1000 कमाए, वो भी 1000 कमाए, वो भी 1000 कमाए, ये पॉसिबल नहीं है। आर्थिक असमानता रहेगी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी रहेगी। और वो क्यों रहेगी वो असमानता? क्योंकि वो हमारे काम के हिसाब से, हम जिस काम को चुनते हैं, जिस काम में हमें धनराशि मिलती है उस हिसाब से। परंतु ये जो खाइए कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और कुछ बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है, ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को कम करना है। अगर कोई व्यक्ति महीने के 1000 रुपए कमा रहा है तो कोई व्यक्ति कम से कम 800 तो कमाए, इतना तो कमाए कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता है पूरी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य उसको मिले। इन समानताओं की चर्चा करते करते फिर हम आगे बढ़ चुके थे और हमने महसूस कर लिया था कि पूरी दुनिया में असमानता है, परंतु अब समानता लेकर के भी आनी, फिर हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं और समानता के बढ़ावा कैसे दे सकते हैं उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने ये बात जानी थी कि समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें 2 काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो औपचारिक रूप से समानता स्थापित करनी, सबसे पहले तो औपचारिक रूप से समानता स्थापित करना, औपचारिक रूप से समानता स्थापित करना।
औपचारिक रूप से समानता स्थापित करना का मतलब यह था कि कानून की नजर में सब एक हो, कानूनी रूप से सब एक हो जाए, कानूनी रूप से सब एक हो जाए। मतलब कानून की नजर में सब बराबर होना चाहिए, कानून की नजर में कोई किसी अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, कोई विशेष जाति का कोई दूसरी जाति का नहीं, कोई विशेष धर्म का कोई दूसरे धर्म का नहीं, ठीक है, कोई ये महिला पुरुष ये नहीं, सब कानून की नजर में क्या हो जाए, सब बराबर हो जाए। तो औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप का मतलब ये था कि कानूनी रूप से हम सबको क्या कर दे, समान कर दे, बराबर कर दे। तो समानता को बढ़ावा देने के लिए दो कामों की चर्चा करी गई थी, जिसमें पहला यह कि औपचारिक रूप से समानता को स्थापित कर दिया जाना चाहिए, और इस बात पर लगभग दुनिया के सभी देशों की सरकारों ने, दुनिया के सभी देशों के संविधानों ने मोहर लगाई और कहा है कि हाँ भैया कानूनी रूप से समानता होनी चाहिए, और कानून के नजरिए में सबको समान बना दिया। और यह बात हमारा भारत का संविधान भी तय करके गया है, और आर्टिकल 14 में बात कहा गया कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे, कानून के लिए सब एक होंगे। तो कानून के रूप में जो समानता मिलनी चाहिए उसके लिए सभी देश, सभी संविधानों ने एग्रीमेंट करा है, एग्री है कि हाँ भैया ये बात तय है कि कानूनी रूप में सब एक होंगे। अब यहां पर क्या है कि जो कहीं ना कहीं कानून की नजर में जो ऊंच नीच था, कानून की नजर में अमीर गरीब था, वो तो खत्म कर दिया, पर क्या सच में सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ कानून में लिख देने से क्या समाज में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। सकारात्मक कार्यवाही जो है वो हमें करनी पड़ेगी, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अफर्मेटिव जो एक्शंस है वो हमें लेने पड़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शंस सकारात्मक कार्रवाई, या एक प्रकार से ऐसे कार्य राज्य के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा ऐसे कार्य जो कि जो पिछड़ चुके हैं, जो पीछे रह चुके हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करें, ऐसे काम करने के जो काम होते हैं उनको सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि कहीं पर बच्चों को छात्रवृत्ति देकर करके, कहीं पर बच्चों के जो हॉस्टल है वो बनवा करके, वंचितों के लिए हॉस्टल सरकार बनवा सकती है, या इसके अलावा और भी अन्य प्रकार है, जिस प्रकारों में से एक जो भारत में अपनाया जाता है वो है आरक्षण, रिजर्वेशन का जो तरीका है, ये अफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई है कि जो वर्ग पिछड़ चुका है, जो वर्ग पीछे रह चुका है, उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होगी जिससे कि वो बराबरी में आ सके। लास्ट में आपको एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि भैया 3 बॉक्स पे लोग खड़े हैं, एक की हाइट बहुत ज्यादा है, एक की कम है और एक की ऐसा है। अब इस बॉक्स के हिसाब से अगर देखें तो इस वाले बच्चे को जो क्रिकेट मैच था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, ये बहुत आराम से देख पा रहा था और इसको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब अगर हम हमारी नजर में देखते तो सच में समानता ये है, क्योंकि तीनों के नीचे बराबर जो हाइट का है वो बॉक्स लगाया जाए, पर ये समानता नहीं है। एक्चुअल में इस बच्चे को तो उस बॉक्स का कोई फायदा नहीं मिला, इसको भी थोड़ा सा यूं दुखी होकर के देखना पड़ रहा है। और सच में एक समानता देखे तो क्या है कि हाँ भैया इसके पास हाइट है तो इतनी है, तो भाई आप बॉक्स को छोड़ दो, आप बॉक्स हटाओ, आपको एक बॉक्स की जरूरत है आप एक लो, और आप बहुत ज्यादा छोटे हो, पिछड़ चुके हो, मतलब आप 2 बॉक्स लो। ये एक प्रकार की सच में समानता है, ये सही रूप से इक्वलिटी है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो सकारात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि सरकार उन वर्गों को आगे लाने की कोशिश कर रही है जो पिछड़ चुके हैं। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि समाज में कोई वर्ग पिछड़ता है वो किसके कारण पिछड़ता है? समाज के कारण, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां होती है, सामाजिक परिस्थितियां होती है। अब भाई सामाजिक परिस्थितियां होती है, समाज के कारण अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो आज ये जिम्मेदारी भी हमारे समाज की बनती है कि हम सब मिलकर के आगे लेकर के आए उन वर्गों को। अगर समाज ने पिछाड़ा तो समाज की जिम्मेदारी है कि उनको आगे लेकर करके आए, और इसीलिए समाज का एक प्रतिनिधित्व रूप राज्य करता है, सरकार करता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अच्छे से अपने अवसर जो है उनको ले सके और उनका आनंद कर सके, आनंद मंगल से अपना जीवन जी सके। तो सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन, इस प्रकार की योजनाएं होती हैं, इस प्रकार की कार्रवाई हैं जिससे कि जो पिछड़ चुके हैं उनको सरकार आगे लाने में मदद करती है, उनको थोड़ा सा फॉरवर्ड करने की कोशिश करती है कि भाई आप इतने सक्षम बन जाओ कि जो पहले से आगे हैं उनके बराबर पहुंच जाओ और फिर बराबर की रेस आप कर सको। ये वहां तक के जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आरक्षण जो रिजर्वेशन है इसके देखिए बच्चों, जब अपने संविधान वाली किताब पढ़ी थी और जब हम अधिकार वाला चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 2 में भी जब समानता का अधिकार आया था तब भी मैंने आपको आरक्षण के बारे में समझाया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत जो है आरक्षण के ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है,
और आज भी वापस थोड़ा सा हम देखेंगे कि कहाँ तक उचित है, कितना देना चाहिए कितना नहीं। ये जो सवाल है आरक्षण की बात नहीं, सकारात्मक कार्रवाई पर रहते ही हैं कि क्या राज्य को पिछड़े वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के सवालों से आज हम लोग देखेंगे। परंतु अभी आज हम जो मेन बात है वो ये कि ये देखेंगे जो वंचित है, जिनके लिए सकारात्मक कार्रवाई करेगी, क्या सच में वो बहुत है, इनफ है क्या, जितना करा क्या बहुत है क्या, और या अभी और करने की आवश्यकता है, कि कमी है या नहीं है, वो चीजें हम नोटिस करते हैं। चलिए वंचितों की स्थिति देखते हैं। ये टॉपिक आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये तो एक्चुअली मैंने कहा ना सकारात्मक कार्रवाई का ही भाग है, सकारात्मक कार्रवाई वाले में ही आप आगे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। पर ये स्पेशली मैंने मेरे मन से ये टॉपिक जोड़ा है वंचितों की स्थिति पर, बाकी जो पूरा कंटेंट है वो सकारात्मक कार्रवाई वाला है, मतलब जो हेडिंग दी है वो अपने मैंने दी है, बाकी सकारात्मक कार्रवाई वाला ही टॉपिक है। अगर आप बुक खोलोगे तो आपको सकारात्मक कार्रवाई लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों एक साथ ही उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे बहुत कम किया गया है। देखिए अब तथ्य जो है, फैक्ट है वो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अगर हम देखें और भारत में जो वंचित जनसंख्या है, मतलब जो जाति के आधार पर है या जो महिला है, उन वंचित संख्याओं के लिए जितना किया गया जाना चाहिए था ना उससे बहुत कम किया गया। मतलब जितना करना चाहिए था उतना नहीं करा, बहुत कम हुआ है, मतलब ठीक है बहुत कम हुआ है। तो जितना करना चाहिए था उतना नहीं, मतलब वंचितों को आगे ले जाने के लिए सरकार को जितने और कार्रवाई करनी चाहिए थी, जितने और स्टेप सरकार को लेने चाहिए थे, उतने सरकार ने अभी तक लिए नहीं, कम लिए हैं पर अभी वो कम है, ऐसा यहाँ पर माना गया। फैक्ट है कि भैया शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में देखें तो वंचित जो जनसंख्या है उनका जितना उनके लिए किया जाना चाहिए था उससे भी बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानता चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता। देखिए अब स्कूली शिक्षा में देखें तो असमानताएं चौंकाने वाली है, ठीक है। अगर आप वो इनइक्वालिटीज देखोगे, वो असमानता देखो तो चौंकाने वाली है। मतलब जो बिल्कुल अच्छे खासे वर्गों के हैं, जो वंचित समुदायों से नहीं आते। अब वंचित समुदायों में कौन कौन है बच्चों, देखो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और इसके अलावा गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीब समुदाय से जो लोग आते हैं वो वंचितों में। अब जो वर्ग वंचितों में नहीं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आप असमानता में देखते हो कि जो अच्छे वर्ग से आ रहे हैं या अच्छे मतलब आप कह सकते हैं उस वंचित वर्ग से नहीं आ रहे, उन वंचित वर्गों में से, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और जो वंचित वर्गों से वो भी बहुत कम है। तो ये असमानता आपको देखने को मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग या शहरों में जो झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, वो बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। स्कूल वो नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? एक तो कारण क्या है कि भैया उनके पास पहली बात तो अवसर नहीं मिल पाता है जनरली, ठीक है। और दूसरा अवसर इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी स्थितियां जो है, आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती। स्कूल होते हैं तो दूर दूर होते हैं, सरकारी स्कूल भी होते हैं, और जब छोटी सी उम्र ही होती है तो उसी स्थिति में फिर क्या कमाना शुरू कर देते हैं, घर पे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए ना के बराबर के ही ऑप्शन होते हैं। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया तब उनके स्कूल पास होने देने के लिए कुछ नहीं होता। तो अब अगर उनको मान लीजिए अवसर मिल भी गया, मौका मिल भी गया, तो स्कूल को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी ऐसी धनराशि नहीं होती। यहाँ पे एक दिखाया टीचर जो है वो एक बच्चे को पढ़ा रही है। देखिए ऑनलाइन जो अभी पूरा सिस्टम चला है, स्पेशली कोरोना के बाद बहुत ऊपर गया है ऑनलाइन सिस्टम। मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि इस ऑनलाइन सिस्टम की बहुत अच्छी खूबी, अच्छी बात ये है कि आज ये उन लोगों तक पहुँच गया जो वंचित है, ठीक है। आज भारत में स्मार्टफोन खरीदना, मोबाइल फ़ोन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3,500 4,000 में भी आराम से एक स्मार्टफोन आ जाता है जिसमें आप आराम से यूट्यूब चला करके वीडियोस देख सकते हैं पढ़ाई के। 4.5 लास्ट 5 में आ जाता होगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा ही है कि नहीं साहब आईफोन ही खरीदे तो वो बात अलग है, पर बाकी 4, 4.5, 5,000 तक का फ़ोन आ जाता है। और न्यू भी नहीं तो न्यू भी आराम से आ जाता है। 5,000 तक का बहुत अच्छे से अच्छा फ़ोन आ जाता है जिसमें एटलीस्ट यूट्यूब तो आपका चल ही जाता है, ठीक है। और 650-700 रुपये का 3 महीने में एक बार रिचार्ज हो जाता है। तो आज ये उन बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा कदम हो गया है कि वो घर बैठे, वो वंचित जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया है या स्कूल नहीं जा पाते हैं या पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आज वो यूट्यूब से बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। ये सच में एक बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ पे। तो जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भैया उन लोगों तक एजुकेशन पहुंच रही है जिन तक नहीं पहुंच पाया जाया करती थी, ठीक है। और आजकल नेट वेट तो ऑलमोस्ट सारी जगह होते ही हैं, तो एक अच्छा स्टेप है। ये भी समानता को स्थापित करने वाला काम है यूट्यूब पे पढ़ाना। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। अभिजात वर्गीय का मतलब क्या है? जो बड़ा वर्ग है, ठीक है, जो खूब धन दौलत अमीर है और वंचित वर्ग में नहीं आता।
दो वर्ग है, एक अभिजात वर्ग है, एक वंचित वर्ग है। अभिजात वर्ग वो हो गया जिसके पास सारी सुख है, धन दौलत, सारी सुविधा है, ठीक है, हर चीज उसके पास है। और वंचित वर्ग जिसको अवसर भी नहीं मिले, जिसके पास इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है। तो ये जो अभिजात वर्ग की स्कूलों की सुविधाएं अगर आप देखेंगे, अब देखो, अब जो अभिजात वर्ग के जहां मतलब बड़े बड़े जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े बच्चों को जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं या जो वंचित वर्गों में नहीं आते हैं, उन वर्गों के अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी स्कूलों की तुलना देखा करो। मतलब मैं ऐसा देखता हूं कि आज कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनकी बसेस भी एयर कंडीशनर है। बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों को एक बहुत सुख वाला जो जीवन है वो स्कूल वाले दे रहे हैं। स्कूल्स जो है, जो बसें हैं वो एयर कंडीशन से, शायद क्लासेस भी मे भी हो सकता है एसी वाली हो। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि बच्चों को 5 साल 8 साल के बाद बच्चों को जितनी मेहनत करवाई जाए ना उतना बढ़िया है, जितना संघर्ष करवाया जाए ना उतना बढ़िया है। उसको अभी से आप एसी वाली बस में, एसी में घर पे सोना, ये करना वो करना, मतलब उसका जीवन क्या है, सुखद हो रहा है। और जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गिरना शुरू हो जाता है। हम एक बार जब बेड पे गिर रहे हैं ना, तो आप ये सोच लो आप जिंदगी में एक कदम नीचे भी गिर रहे हो। ठीक है, तो ये जो कंफर्ट जोन वाली जिंदगी जो आज बच्चे जी रहे हैं ना, मुझे देख करके कभी सच में बहुत दुख होता है। दुख इस बात का भी होता है कि एक तो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने का भी अवसर नहीं मिला और कुछ बच्चों के पास इतनी बेहतर सुख सुविधा है। दूसरा दुख इस बात का होता है कि यार ये बच्चे भविष्य में संघर्ष करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने हर चीज इनको टॉप क्वालिटी की मिली है। मैं, मेरे एक पड़ोस में ही है, उनका मैं किस्सा सुनकर के जब भी सोचता हूँ बड़ा ताजुब होता है। उनके बच्ची है, अब तो वो शायद 9th या 10th में आ गई है, पर शायद 5th 6th में होगी, तो उस समय गर्मियों का समय था। और एक दिन वो सडनली वो बढ़िया एसी में सोती है, बढ़िया बिल्कुल जीवन जो है बढ़िया बेहतर जीवन है, ठीक है, सुख सुविधा वाला जीवन है। आप कह सकते हैं अभिजात वर्गीय है, ठीक है, मतलब खूब धन दौलत वाले व्यक्ति हो, ठीक है। तो अब एक बार वो एसी से बाहर निकली, उनके लू लग गई। अरे मैं तो वो आंटी कहते हैं मेरी पोती के तो लू लग गई, ऐसा हो गया, कल वो एसी में सो रही थी, कमरे से बाहर निकली। मैंने बोला है आंटी ऐसे मेरे लू लग गई, हम यहाँ पे साइकिल से वहां जाते हैं, यहाँ आते हैं, हमारे तो नहीं लग रही। हमारे तो लू नहीं लग रही। तो वो क्या है, तो अब वो बहुत ज्यादा उनकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो चुकी है, कंफर्ट जोन में है। तो इतना कंफर्ट जोन भी नहीं मिलना चाहिए। 7-8 साल तक बच्चे को बिल्कुल प्यार प्रेम से बिल्कुल लड़ा लड़ा करके उसको रखना चाहिए। पर 7-8 साल के बाद जितना संघर्ष उससे करवाया जा सके ना, उसको एक एक रुपए की कीमत पता रहे ना, तो वो भविष्य में जाकर करके पैसों को बचाना भी सीखेगा और पैसों का सही यूटिलाइज करना भी सीखेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो अभिजात वर्गीय स्कूलों की जो सुविधाएं होती हैं, जो अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी सुविधाएं देखो, एसी वाली बसेज होती हैं, क्लासेस में एसी होते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में, बहुत खतरनाक वाली जो इंग्लिश होती है ऐसी इंग्लिश में बताया जाता है, ये वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती है, आज ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, उनकी सुविधाओं में। और जो वंचित वर्ग के जो गरीब बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनकी स्कूलों की असमानता हमें बहुत देखने को मिलती है। ये असमानता उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। और ये जो असमानता है ना, ये उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा साथ चलती रहती है। तो चाहे अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कोई आगे डिग्री लेनी हो तो उसमें भी समस्या आती है, नौकरी पाने की संभावना है तो उसमें भी लगातार ये चोट पहुंचाती रहती है। मतलब इनके लिए समस्या देखने को मिलती है। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है। अब देखिए, जो अभिजात समझने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मतलब क्या होता है, इनको प्रोफेशनल कोर्सेज कहा जाता है। ऐसे कोर्सेज जिनसे कि आप कुछ प्रोफेशन, कुछ काम धंधा, जैसे आप देख लीजिए होटल मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है, IIM में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट है, ऐसे हो गए। तो कोई भी ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, अब इन पाठ्यक्रमों को कैसा माना जाता है, अभिजात माना जाता है, तो हाई क्वालिटी वाले जो है। अब इनमें खूब पैसा लगता है, खूब धन दौलत लगती है। तो अब ये कहीं ना कहीं इन पाठ्यक्रमों में जाने वाले बच्चों के लिए क्या बाधा सा है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास इतनी विशेष कोचिंग नहीं होती कि वो उन साधनों को पा सके, इसलिए उन साधनों का अभाव होता है जिससे कि वो वहां तक पहुंच सके। मतलब अच्छी कोचिंग नहीं होती, इतनी धन दौलत नहीं होती, किताबों का खर्चा उठाने का वो इतना नहीं होता।
व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधा वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। और व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम होते हैं उनकी फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि उससे भी वो एक घेराबंदी, मतलब वो बंद से जाते हैं, उनके पास नहीं होता पैसा, तो वो फिर कहां से व्यवसायिक पाठ्यक्रम करेंगे, कहां से अपनी जो इतना आगे जाने की सोच रहे हैं वो कैसे पॉसिबल होगा, वो नहीं होगा। और अधिक जो विशेषाधिकार और जो सुविधाएं पाने वाले जो वर्ग हैं उनमें समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वो कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने अच्छी कोचिंग्स में जाने के लिए पैसे नहीं होते, इतनी अच्छी फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है। उन पाठ्यक्रमों में पढ़ेंगे तो ही उनको शायद अच्छा रोजगार मिल सकता है, पर वो कहीं ना कहीं उनको उस रोजगार को पाने के लिए उन पाठ्यक्रमों को पढ़ना पड़ेगा, उन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए उनके पास इतना पैसा या इतना धन दौलत नहीं है। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती है। और इस तरह की जो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है ये समान अवसर में, ठीक है, बराबर के जो मौके हैं उसकी प्राप्ति में क्या है, बाधक होती है। देखिए, अब मैंने बहुत सी बार सुना है जो वंचित तबके के लोग होते हैं और जो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बहुत सी बार कहते हैं कि क्यों बाधा, क्यों, हमने थोड़ी रोका। जैसे बहुत सी बार अमीर कहेगा गरीब को हमने थोड़ी रोका, आओ पढ़ो मेहनत करो। अरे भाई, रोका नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। आज मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं कि हाँ भाई आप ये मत करो मत करो, पर करो या मत करो। पर एक्चुअल में क्या है कि आप उसकी कंडीशन तो देखो कि क्या सच में वो वहां तक पहुंचने के काबिल है, उसके पास उतना धन दौलत नहीं है और नहीं। सरकार उनका सपोर्ट करना सरकार का जरूरी होता है, जिससे कि वो आगे आए। अब सरकार जब सपोर्ट करती है तो लोग कहते हैं अरे इसको सपोर्ट कर रही है सरकार, ये वो क्यों, बराबर का अधिकार नहीं है, समानता नहीं है। अरे भाई, समानता लाने के लिए ही सरकार कर रही है, ठीक है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि अभी कुछ टाइम में, मतलब एजुकेशन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टीचर्स काफ़ी गजब के हुए हैं, ठीक है, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं मतलब जो बिहार के आनंद कुमार सर हैं, गजब का फैन हूँ उन व्यक्ति का भी। मतलब वो 30-30 बच्चों को आईआईटी में भेज रहे हैं, गरीब बच्चों को 30 बच्चों को हर साल आईआईटी में भेज रहे हैं, सुपर 30 बना कर। सच में बहुत गजब का ही सराहनीय काम वो व्यक्ति कर रहे हैं। और अब ऑनलाइन में तो आप देखो तो मतलब बड़े बड़े कोर्सेज की नाम मात्र फीस करा करके लोगों को बेहतर पदों पर पहुंचाने की कोशिश टीचर्स कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा काम है। ये मतलब उन वर्गों के लिए तो बिल्कुल ये मान लो कि एक आप कह सकते हैं कि जड़ी बूटी है। मतलब इस प्रकार से मतलब कम फीस में बेहतर एजुकेशन जो मिल रही है उनके लिए तो जड़ी बूटी है। बहुत गजब का काम जो भी टीचर्स कर रहे हैं। अभी देखो एजुकेशन पे भी, किताब पे क्या पैसा दिखाया है। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि भाई आपको इस किताब को देखने के लिए पहले पैसा चाहिए होगा। ओके, इतनी महंगी एजुकेशन। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। देखिए, अब देखिए, सब इस बात को तो मानते हैं कि समान अवसर का जो लक्ष्य है उससे सभी सहमत है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको बराबरी के जो अवसर है वो मिलने चाहिए। पर विवाद जो है, जो कहीं ना कहीं जो झगड़ा है, वो किस बात पर है, उन नीतियों पर है जो राज्य इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपनाती है। जो सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए जो नीतियां सरकार अपनाती है उनको लेकर के विवाद है। कोई वर्ग कहता है कि नहीं जो सरकार नीतियां अपना रही है वो सही है, कोई वर्ग कहता है नहीं साहब जो सरकार नीतियां अपना रही है वो गलत है। कोई कहता है कि जो सरकार ने नीतियां अपनाई है अभी तो बहुत कम करा है, और करना चाहिए, और एफर्ट्स और प्रयास सरकार को लगाने चाहिए। कुछ वर्ग कहता नहीं इतना तो कर रहे हैं सरकार, क्या सब कुछ इन्हीं पर लगाएगी क्या, ऐसा नहीं। तो इन बातों को लेकर के विवाद रहता है। और जहां जहां सकारात्मक कार्रवाई है, भारत की बात नहीं, कहीं पर भी सकारात्मक कार्रवाई है किसी भी वर्ग के लिए, वहां पर ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देना चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके? तो पहला सवाल तो क्या है कि क्या राज्यों को वंचित समुदायों के लिए स्थान आरक्षित कर देना चाहिए, कि भाई आरक्षित कर करके उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिले, तो क्या आरक्षित कर देना चाहिए, या बचपन से ही मतलब कम उम्र से उनको जो सुविधा है, बेहतर जो सुविधा है वो उपलब्ध करा सके, जिससे कि उनको और वो आगे आते आते समय तक बेहतर हो सके। फिर दूसरी बात है कि वंचित कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। वंचित की परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित किया गया है? क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर की जानी चाहिए? तो क्या है कि जो वंचितों की पहचान हम आर्थिक आधार पर करें, अमीर गरीब के आधार पर करें, या जाति व्यवस्था के कारण हुए जो सामाजिक असमानता है उनके आधार पर करें, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। देखिए बच्चों, आर्थिक आधार, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता दोनों में डिफरेंस है। इस चीज को हमें मानना होगा, इस बात को हमें मानना होगा। आज भी काफी जगह है ना, जब जो दलित जाति के या पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इसलिए नहीं होता कि वो गरीब है या वो अमीर है,
वो इसलिए होता है क्योंकि वो विशेष एक जाति के से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आर्थिक आधार पर जो भी व्यक्ति गरीब है उसको सरकार को मदद करनी चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। परंतु जाति व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव है वो और आर्थिक आधार पर जो भेदभाव है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आज ये कहें कि नहीं साहब आर्थिक आधार पे सब कुछ हो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है ना वो आर्थिक आधार पर नहीं हो रहा। अमीर गरीब तो आज के समय में तो हर जाति में है, जो गरीब जिस भी जाति में हो उसका उत्थान सरकार को करना चाहिए, नो डाउट। परंतु जो जाति विशेष के साथ जो भेदभाव होता है वो एक अलग है, वो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि साहब वो गरीब है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विशेष एक जाति से बिलोंग करता है। महिला के साथ भेदभाव इसलिए नहीं होता या डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं होता, अत्याचार शोषण इसलिए नहीं होता कि साहब वो गरीब है, इसलिए होता है क्योंकि उसने एक विशेष लिंग में जन्म लिया है। तो यहाँ पे जो सामाजिक जो बंधन है ना, सामाजिक जो समस्या है वो अलग है और आर्थिक समस्या जो है वो अलग है। देखो आर्थिक जो वर्ग है ना वो बदल जाया करते हैं, अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बदल हो जाया करते हैं, और जो गरीब है उनको सरकार को आगे लाने के लिए बिल्कुल सरकार को एफर्ट्स लगाने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, सरकार को बिल्कुल एफर्ट्स लगाने चाहिए। पर जो सामाजिक समस्या है, जैसे अब आज आप अगर अमेरिका जाएंगे, अब अमेरिका में देखिए कि काले और गोरे, अश्वेत और श्वेत के बीच का झगड़ा है, ठीक है। अब जो अश्वेत है वहां पर उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है, अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसलिए थोड़ी हो रहा है कि वो गरीब है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रंग अश्वेत है। तो अब उनका जब रंग अश्वेत है तो उनको अश्वेत के हिसाब से ही उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। आज आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलो सर मेरे दिल में दर्द हो रहा है सर मुझे अटैक्स आने वाला। अब डॉक्टर बोले ये ले पेट की दवाई ले ले, पेट की दवाई ले लो, पेट की दवाई ले लो, पेट को ठीक करो, वो सीना। हाँ हो सकता है कि पेट ठीक होने से हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो उससे थोड़ा बहुत हो, पर अगर मेरा मेन यहाँ पे दर्द हो रहा है तो मुझे उसके भी तो ट्रीटमेंट चाहिए होगा ना, मानते हैं ना आप इस बात को। तो उसी प्रकार से दोनों सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं ना ये दोनों अलग अलग हैं बेटा, ये दोनों डिफरेंशिएट हैं, इस चीज को स्वीकार करना होगा। ये सामाजिक नीति के वह पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है और इन पर आज भी डिबेट हो रही है, और भारत की नहीं ऑलमोस्ट हर कंट्री में डिबेट हो रही है कि वंचित कौन है, वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बचपन से उनको बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या वंचितों को कैसे परिभाषित करा जाए, वंचितों को सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर सुविधाएं दी जाए, ये सारी बहस अभी भी जारी है। अंततः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। तो देखिए अब जो भी हमने नीतियां चुनी है, अब हमने जो भी पॉलिसी चुनी है, जो भी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, उस पॉलिसी को हम कैसे मापेंगे कि ये सही है या गलत है। तो हमने वो पॉलिसी क्यों बनाई थी, क्योंकि समतामूलक, समाज को समानता के स्तर पर लाने के लिए और समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए, इसके लिए। तो अब हम ये देखें कि हमें कितनी सफलता मिली और इस सफलता के आधार पर हम लोग जांचें कि हाँ भाई साहब ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोगों को बिल्कुल क्या करना है, क्लियर हम लोगों को करना होगा, ठीक है। हम उसको क्लियर करेंगे कि भैया ये जो हमने पॉलिसियां अपनाई है, इन पॉलिसियों से हमें कितनी सफलता मिली है, कितनी नहीं मिली है, ठीक है, चाहे कोई भी पॉलिसी हो। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर राज्य या सरकार कोई भी नीति लेकर के आती है तो वो एक वर्ग के पक्ष में, एक के वर्ग के विपक्ष में होगी ही होगी, इस बात का मान करके चलिए। अगर जैसे देखिए कि सरकार कहती है कि हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे, तो अब किसानों को बिजली मुफ्त में मिल रही तो उद्योगपति बोलेगा भाई हमें क्यों नहीं। तो ये क्या हो गया, किसानों को ऊपर लाने के लिए कहीं ना कहीं उद्योगपति बोलेंगे नहीं हम हमारे साथ है। महिलाओं को कोई विशेष प्रावधान या विशेष सुविधा सरकार देगी तो पुरुष बोलेंगे सब हमारे साथ क्यों नहीं। गरीबों को सरकार करे, हम बोले हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, अमीर बोलेगा। तो अगर राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को तो थोड़ा सा क्या है, त्याग करना ही पड़ेगा, और त्याग करना पड़ेगा तभी समतामूलक समाज बनेगा, समतामूलक और न्यायमूलक। ये आपको समानता के लिए एक दिखाया गया है। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और उसको समान मानने में अंतर करना चाहिए। मतलब सारे व्यक्ति एक जैसे हैं या नहीं, या सभी समान हैं या नहीं। समान का मतलब ये हो जाएगा कि उनके पास अवसर बराबर हो, वो सेम कंडीशन पे खड़े। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना होगा। समान जो व्यक्ति होते हैं उनको विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है। तो विशेष स्थितियों में हमें क्या है, अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है। जैसे कि अब देखिए,
समान व्यक्ति मतलब जो एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, और उनके लिए कुछ विशेष स्थितियों में अलग बर्ताव की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में सारी लेडीज खड़ी है, लेडीज एक बराबर, ठीक है ना, सब एक बराबर है। अब वहां सारी लेडीज खड़ी है, तो अब उनके साथ किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएट जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। सारी लेडीज हैं तो सब एक जैसी है, परंतु अब मान लो कि उनमें से एक लेडीज जो खड़ी है वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है, तो अब उसकी थोड़ी सी स्थिति अलग है। तो उसको ये बोला गार्ड ने कि मैम आप बैठ जाइए, जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको बुला लूंगा, बाकी सब खड़े रहो, सबको खड़ा रहना क्योंकि आगे जाना है तो खड़ा होकर ही जाना पड़ेगा, पर मैम आप बैठ जाइए, आप बैठिए। तो ये क्या हो गया, समान थे, सब बराबर थे, परंतु एक विशेष परिस्थिति में हमने क्या करा, उसको सीट दी है कि आप बैठिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा, चाहे वो कहीं पर भी खड़े हो, किसी भी चीज में खड़े हो, पर वो जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको बुला लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये समान स्थितियों में हमने विशेष परिस्थिति देखते हुए हमने क्या है, कुछ प्रावधान उसके लिए करे, परंतु हमेशा हमारा जो उद्देश्य है क्या, समानता को बढ़ावा देना ही होना चाहिए। अब वहां पर किसी के साथ असमानता नहीं हुई, परंतु वो अभी एक विशेष परिस्थिति में है, और उस विशेष परिस्थिति में उनको कुछ विशेष स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो मिलना ही चाहिए। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पूर्ण विचार आवश्यक होता है। तो समानता के लक्ष्य को पाने के लिए विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है कि विशेष बर्ताव करा जाए, परंतु हमेशा इसका औचित्य सिद्ध करना है। औचित्य सिद्ध करने का मतलब क्या, इसको प्रूफ करना है कि भाई क्यों इस वर्ग को सपोर्ट करा जाए सरकार के द्वारा, क्यों इस व्यक्ति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो या क्यों ना हो। तो औचित्य जो सिद्ध है ना वो सिद्ध करना चाहिए, और सावधानी पूर्वक पूर्ण विचार आवश्यक है, और सावधानी पूर्वक हमें फिर से विचार करना चाहिए कि क्या इसका फर्क समाज पर, सोसाइटी पर पड़ेगा, कहां तक ये सही है, कहां तक नहीं है, कहां पर ये लागू हुई है, कहां पर नहीं हुई है। ये सब हमें सावधानी पूर्वक पूर्ण विचार करना जरूरी होता है। क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। तो देखिए अब अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव था। जाति व्यवस्था में देखो तो जो अपर कास्ट है उनके लिए अलग व्यवहार था, जो शूद्र वर्ग में आते हैं उनके लिए अलग व्यवहार था। रंग भेद का हम लोगों ने पढ़ा है स्वतंत्रता वाले चैप्टर में कि जो रंग भेद, जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, जो वेन्स है, बसेस हैं, सब बहुत बुरी स्थिति है, और जो बिल्कुल व्हाइट कलर के लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। तो जाति व्यवस्था और रंग भेद में क्या है, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव हुआ है, इसलिए उदारवादी एक जैसे बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। तो वो एक जैसे बर्ताव से हटते हुए सावधान रहते हैं कि हाँ साहब एक जैसा बर्ताव, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लगता है कि नहीं साहब जब अलग अलग व्यवहार हुआ है तो उस अलग अलग व्यवहार को उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना होगा। तो एक जैसा जो बर्ताव से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं कि वो हटते भी नहीं है। देखो उदारवादियों का सीधा सा कॉन्सेप्ट बस इतना सा, समान अवसर मिलने चाहिए, बात खत्म। किसी के साथ जो भेदभाव हुआ बात खत्म, पर समान अवसर अब मिले, समान अवसर अब मिले। परंतु जो समाजवादी है वो ये कहते हैं नहीं भाई समान अवसरों से ही कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। अब बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो किसने उठाए, नारीवादी आंदोलनों ने उठाए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। तो अब 19वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया कि हमें बराबर के अधिकार दिए जाए, हमें बराबर के जो राइट्स है वो दिए जाए, जैसे कि मताधिकार, हमें वोट का राइट भी मिले। ठीक है, आप देखिए फ्रांस की क्रांति आप पढ़ते हैं, पर फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, वहां पर महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, ब्रिटेन वाले ये सब इतना कि हम समानता, हम इक्वलिटी है, मॉडर्न, पर इन मॉडर्न वालों ने भी महिलाओं को 1918-20 से पहले वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। तो मताधिकार के लिए महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। देखो ऐसी बात नहीं है कि समाज में जो भेदभाव या डिफरेंस है वो हमारे कंट्री में है या हमारे में नहीं है, उस कंट्री में है या उस कंट्री में नहीं है, उसमें है, किसी एक विशेष कंट्री में, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट ही आपको सारी जगह देखने को मिलेगा। कहीं पर महिला पुरुष के बीच में भेद है, कहीं पर रंग के आधार पर भेद है, कहीं पर जाति के आधार पर भेद है, कहीं पर किसी आधार पर भेद है, किसी आधार पर भेद है, बस भेद है। और ये भेद क्यों है, ये समाज की देन है, सोसाइटी की देन है। और सोसाइटी में किसकी देन है, इस दिमाग की देन है। ये जो दिमाग है ना बैठा बैठा ढूंढता है कहां भेद करूं, कहां भेद करूं, बस वो भेद कर देता है। तो महिलाओं ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार मांगा, काम का अधिकार मांगा कि हम भी बाहर जाकर के काम कर सके और हमें बराबर का पेमेंट हो। ऐसी मांग करी, ऐसी डिमांड करी जिसमें पुरुषों के पास जितने अधिकार होते हैं वो सारे के सारे अधिकार इनके पास भी हो।
हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। देखिए, अब जब सरकार ने नौकरियां देना शुरू करी तो नौकरियों में आने के बाद स्त्रियां ने महसूस करा कि सच में ये जो अधिकार हमें मिले हैं उनको सच में लागू होने के, सच में उपयोग में लाने के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होगी। कुछ थोड़ी सी विशेष जो सुविधाएं होती है उनकी आवश्यकता होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। मातृत्व अवकाश का मतलब क्या होता है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो उस समय छुट्टी मिल जाए, और प्रेग्नेंट का डिलीवरी का जो टाइम होता है उस डिलीवरी के टाइम का 3 महीने 4 महीने तक वो घर पे रहे, रेस्ट कर सके। बालवाड़ी मतलब बच्चों को खेलने कूदाने के लिए, बच्चों को वहाँ पे रखने के लिए, तो ऑफिस में ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चों को रख सके, वहाँ सुला सके, वहाँ पे दूध पिला सके, ठीक है, ऐसे जो काम है ध्यान रख सके। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो पहले सोसाइटी, वो सोसाइटी ये कहती है कि भैया घर का काम, बच्चों का पालन पोषण जो भी करेगी वो कौन करेगी, महिला करेगी। अब महिला जब कमाने जा रही है तो फिर पुरुष तो करने से बोला नहीं मैं तो नहीं करूंगा, कमाने जाना तो बच्चे को भी साथ लेकर के जाए। तो अब वहां पर ऐसी सुविधाएं भी माँ को मिलनी चाहिए कि जिससे कि वो बच्चे का भी ध्यान रख सके और काम भी कर सके। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और नई सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगे। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। ठीक है, तो अब इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना अगर ऐसा विशेष बर्ताव ना करेंगे तो ना तो वो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा कर पाएगी, ना तो वो सही से कॉम्पिटिशन कर पाएगी, और न ही वो सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेगी। न तो जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ होती है, जो हमारे काम धंधे वाली लाइफ होती है, ना तो उसका आनंद उठा पाएंगी, और न जो निजी जीवन है उसका भी आनंद नहीं उठा पाएगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकार जो हैं उसके उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। तो उन्हें जब पुरुषों के समान जो अधिकार हैं उस अधिकारों के लिए पहुंचने के लिए कई बार उनको विशेष जो बर्ताव है उस विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। सब हमारे साथ कुछ विशेष बर्ताव करा जाए जिससे कि हम जो पुरुषों के अधिकार है उनके बराबर पहुंच सकें। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। देखिए, अब समानता के मुद्दे पर जब भी हम सोचते हैं या किसी खास स्थिति विशेष बर्ताव के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो ये हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये जरूरी है, क्या ये आवश्यक है कि सुनिश्चित करने चाहिए कि एक समूह समान अधिकारों को उसी प्रकार आनंद उठा सके कि जैसे शेष समाज। तो बाकी जैसे पूरा समाज आनंद ले पा रहा है अधिकारों का, वैसे ही वो समाज भी ले पाए, तो क्या उसके लिए विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, खुद से पूछना चाहिए। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचना को जन्म न दे, अथवा ये विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। तो बस हमेशा कभी भी किसी भी वर्ग के साथ विशेष बर्ताव करा जाए तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसी नई व्यवस्थाओं को, नई संरचनाओं को जन्म ना दे दे जिससे कि शोषण की नई व्यवस्थाएं बन जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमने एक शोषण वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए हम बराबरी के लाने के लिए कर रहे थे और कहीं ना कहीं दूसरा जो है शोषण की व्यवस्था है वो शुरू हो जाए, ऐसा ना हो। मतलब उद्देश्य में समानता होनी चाहिए और वापस जो शोषण वाली व्यवस्था है वो स्थापित ना हो। विशेष बर्ताव का उद्देश्य औचित्य, एक न्यायपूर्वक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। बस तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो भी विशेष बर्ताव हो, चाहे वो सकारात्मक कार्रवाई के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर विशेष बर्ताव हो रहा है तो उसका एक उद्देश्य ये है कि न्यायपूर्ण होना चाहिए, समतामूलक होना चाहिए, समतामूलक समाज को बढ़ावा देना चाहिए, बस बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब समाज में समानता स्थापित करने का ही उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा और बाकी उद्देश्य उसमें नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा समानता वाला चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर, ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने इस किताब के 3 अध्यायों को कवर कर लिया है। पहला परिचय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता। आपने स्वतंत्रता भी जानी कि स्वतंत्रता क्या है, समानता भी जानी। समानता में हम लोगों ने ये पूरा अच्छे से देख लिया है कि समानता जरूरी है, परंतु हर स्थान पर विशेष बर्ताव नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। कहीं पर विशेष बर्ताव होगा, कहीं पर कम व्यवहार होगा। यही समानता की परिभाषा है। अब अगला जो चैप्टर है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करेंगे। और इस लेक्चर में, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसा लगा ये लेक्चर ये भी बताइएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।